स्वागत है सभी बच्चों का फिर से क्लास में। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे कि मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ, तो रेगुलर वीडियो डालने पर तुम लोगों की तरफ से ये ज़रूरत होती है कि अगर उसको सीखना है या पढ़ना है तो आप भी क्रमशः रेगुलर देखें। जैसे मान लीजिए मैंने कोई आर्टिकल का एक वीडियो डाला, तो जब आपने एक देखा फिर एक नहीं देखा, तो उसकी जो मतलब एक विधि है, उसका जो तरीका है, उसकी जो रेगुलरिटी है, वो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होती है। और जब आप पूरा आर्टिकल देख लेंगे, जैसे ए और एन का प्रयोग पूरा देखा, इसके बाद द का प्रयोग पूरा देख लेंगे, फिर आर्टिकल से रिलेटेड कोई आप एक्सरसाइज करिए। और एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो उससे पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई, हम यूज उसका कहाँ तक सीखे। तो रेगुलर वीडियो डालने का मतलब यही है कि बच्चों का एक क्रम बना रहे, कोई चीज़ बराबर सीखें। और मैं जल्दी से जल्दी आर्टिकल द का यूज़ मैं फिनिश कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर लिया हुआ है और शायद सेकंड स्टेप में ये चल रहा है। थर्ड स्टेप में जाकर उस आर्टिकल का ये पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। जबकि मैं नॉर्मल यूज़ बिल्कुल नहीं लेता हूँ। नॉर्मल यूज़ तो सभी जानते हैं कि हमें धार्मिक पुस्तक के आगे द लगाना है या माउंटेन के आगे द लगाना है, ऐसे करके तो सभी जानते होंगे ना। न्यूज़पेपर के आगे द लगाना है, और ये मैं ट्रिक के ज़रिए बता भी चुका हूँ। तो कुछ विशेष स्थितियाँ हैं जहाँ पर आपको द का यूज़ बताना बाकी है, उसको मैं बीच में नहीं छोड़ सकता, मुझे वो पूरा बताना है। और आपको चाहिए कि क्रम से वो पूरा वीडियो बराबर जो आर्टिकल से रिलेटेड आते हैं वो आप पूरा देखें, तभी आप उसकी पूरी प्रिपरेशन कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे उसको देखें। और मेरा ये चैनल है टेलीग्राम चैनल, उसको भी ज्वाइन करें, जिसमें क्विज मिलेगी आपको और कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे, तो उसको ज्वाइन करें और उसमें आपका अच्छा अभ्यास होगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। स्पेशल यूज़ ऑफ द है, यहाँ पर लिखा हुआ है विद पार्टिकुलर नाउन। लेकिन इससे पहले मैं कहीं पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो ज़्यादातर नॉर्मल यूज़ होता है, फॉर्मली हम यूज करते हैं और वहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो हम वहाँ द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कैच फायर, ठीक, और लॉस हार्ट, और जैसे होता है गिव ईयर, ये कुछ फ्रेजेस हैं, ठीक। जैसे लीव होम। तो अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द हाउस कॉट फायर, उसने लिख दिया कॉट द फायर, द हाउस कॉट द फायर, घर में आग लग गई, घर ने आग पकड़ ली, इस तरह का सेंस होता है। जैसे होता है गिव द ईयर, गिव द ईयर व्हाट योर टीचर सेज। जैसे हो जाए कि वी शुड नॉट लूज द हार्ट, ठीक, इन डिफिकल्टी। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, जैसे हो गया दे लेफ्ट द होम, अगर ये चीज़ आती है तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं और ऐसे फ्रेजेस हैं जहाँ पर हमको ये नहीं समझ में आएगा कि ये गलत हैं, बट ये गलत होते हैं, अर्थात इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये आपको हटाना पड़ेगा, ये आपको हटाना पड़ेगा, यहाँ पर ये आपको हटाना पड़ेगा और ये हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि इन फ्रेजेस के साथ में द का प्रयोग नहीं होता। ये मैं स्टार्ट करने से पहले सोचा मैंने कि पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है और बहुत ही कॉमन है। जैसे कभी कभी आ जाता है द हाउस कॉट द फायर, बच्चा नहीं समझ पाता है कि कॉट द फायर होता है या कॉट फायर होता है। जैसे होता है गिव द ईयर, गिव द ईयर माने होता है ध्यान से सुनना, तो गिव ईयर व्हाट योर टीचर सेज, तो गिव ईयर टू, यहाँ पर टू आएगा, गिव ईयर टू व्हाट योर टीचर सेज। तो यहाँ पर इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। वी शुड नॉट लूज द हार्ट, तो वी शुड नॉट लूज हार्ट, लॉस हार्ट माने होता है कैश फायर आग लगना, लॉस हार्ट माने होता है हिम्मत हारना, और गिव ईयर माने होता है ध्यान से सुनना, और लीव होम माने घर छोड़ना, ये घर से जाना। तो दे लेफ्ट द होम, अगर ऐसे आएगा तो यहाँ पर लेफ्ट होम होगा, ये लेफ्ट द होम नहीं होगा। तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा मैंने सोचा दिमाग में डाल देता हूँ, क्योंकि बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है इनका, तो इन्हें ध्यान रखिए कि ये चीज़ आपको यहाँ गलत ना हो। इसके बाद देखते हैं विद पार्टिकुलर नाउन के साथ द का प्रयोग किया जाता है, और ये सब यूजेस ऑफ द हैं, यहाँ पर आपको द ध्यान रखना है। तो विद पार्टिकुलर नाउन, पार्टिकुलर नाउन का मतलब जब कोई हमारे साथ में विशेष नाउन आता है, जैसे द मैन यू नो, द मैन यू नो इज माई फादर। अब यहां पर क्या है, द मैन यू नो, यानी वो आदमी जिसे तुम जानते हो वो मेरे पिता है। जैसे द मैन यू कॉल्ड, वो आदमी जिसको तुमने बुलाया, इज माई ब्रदर। जैसे दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। अब ये चीज है जैसे पार्टिकुलर नाउन, मतलब जब कोई विशेष नाउन होता है तो यहां पर हमको द लगाना होता है, यहां पर आपको द लगाना होता है। क्यों विशेष कैसे हो गया, द मैन यू नो, अर्थात यहां हम किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वो आदमी जिसे तुम जानते हो, हम उस विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसे तुम जानते हो, हम उस विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसको तुमने बुलाया, हम उस विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने कल तुम्हारी या मेरी सहायता की। तो यहाँ पर ये विशेष नाउन हो जाता है, पार्टिकुलर नाउन हो जाता है, पार्टिकुलर नाउन हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपको द लगाना पड़ता है, द इंसर्ट करना पड़ता है। तो ये पहला पॉइंट था विद पार्टिकुलर नाउन, और जब पार्टिकुलर नाउन आता है तो उसके साथ हमको द का प्रयोग करना होता है। और ये सेंटेंस सभी जानते होंगे, ये एडजेक्टिव क्लास का सेंटेंस होता है, और सारे बच्चे इसको हाई स्कूल फर्स्ट ईयर या इंटर लेवल पर ही पढ़ चुके होते हैं, और बाद में कंपटीशन में वो चीज़ आती है तो उनके लिए नई चीज़ नहीं लगती है। इसके बाद लिखा है बिफोर डायरेक्शन। अब बिफोर डायरेक्शन का मतलब ये है कि जैसे ये नॉर्थ, साउथ, और इसके बाद ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब जैसे होता है ये एक डायरेक्शन और बनेगी जिसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, ये एक डायरेक्शन और बनेगी जिसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट, ये एक डायरेक्शन और बनेगी जिसको हम कहेंगे साउथ वेस्ट, और ये एक डायरेक्शन और बनेगी जिसको हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो ये जितने भी डायरेक्शन है आपकी, ठीक, ये जितनी भी डायरेक्शन है सभी के आगे द का प्रयोग किया जाता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो सभी जानते हैं कि उत्तर, यहाँ पर पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा। तो कुल मिलाकर जितनी भी ये डायरेक्शंस हैं सभी के साथ आपको द का प्रयोग करना होता है, इन सभी के साथ आपका द लगेगा। ये एक सामान्य नियम हो गया। अब इसके साथ जुड़ा एक विशेष नियम सुनिए, जब भी किसी दिशा के साथ किसी स्थान का नाम जुड़ा होता है, जब भी किसी दिशा के साथ
स्थान का नाम जुड़ा होता है तो फिर उसके साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम कह दें वेस्ट बंगाल, जैसे हम कह दें नॉर्थ कोरिया, जैसे हम कह दें साउथ अफ्रीका, जैसे हम कर दें नॉर्थ अमेरिका। तो यहां पर क्या है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, लेकिन इनके साथ किसी जगह का, किसी कंट्री का, किसी स्थान का, किसी स्टेट का नाम जुड़ा हुआ हो सकता है। तो फिर अब आप इसमें जो है आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करोगे, समझ लेना। पहले अगर नॉर्मली आ जाए द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, जब ये चीज आती है तो आपको द का प्रयोग करना होता है, और इनमें कोई भी डायरेक्शन आएगी कॉमनली हमें द का प्रयोग करना है। लेकिन अगर उसके साथ इस किसी जगह का, किसी जगह का मतलब ये है कि स्टेट भी हो सकता है, किसी कंट्री का कोई पार्ट हो सकता है, अगर उसके साथ में आपका ये दिशा के साथ ये जुड़ा हुआ है तो नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, अर्थात कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे हम कह दें राजस्थान इज इन, फिर लिख दें वेस्टर्न इंडिया, अर्थात राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान पश्चिमी भारत में है। तो चूंकि वेस्टर्न लिखा हुआ है और ये इंडिया लिखा हुआ है, तो जब इस तरह से वेस्टर्न करके एडजेक्टिव बनाता है तब भी हमें जो है उसके आगे कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करना होता है। तो ये जैसे लिखा हुआ है द साउथ अफ्रीका नहीं होगा, द नॉर्थ कोरिया नहीं होगा, द वेस्ट बंगाल नहीं होगा। हाँ, लेकिन केवल द वेस्ट होगा तो फिर हो जाएगा, लेकिन द वेस्ट बंगाल नहीं होगा, द नॉर्थ अमेरिका नहीं होगा। फिर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और देखिए इनसे आपके एडजेक्टिव भी बनते हैं, जैसे यहाँ पर ये एडजेक्टिव है वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउथर्न और नॉर्दर्न, ईस्टर्न, ये सब बनता है। तब ऐसे में जब ईस्टर्न और वेस्टर्न बनेगा, ठीक, तो उसके साथ में नाउन जरूर आएगा। जैसे वेस्टर्न कल्चर, नॉर्दर्न कल्चर, नॉर्दर्न एरिया, साउदर्न एरिया, जब ये आएगा तो उसके साथ नाउन लगेगा। नाउन लगेगा मतलब उसके साथ किसी जगह का नाम जुड़ेगा, और जब जगह का नाम जुड़ेगा किसी कंट्री का, अब बंगाल क्या है, बंगाल एक प्लेस के हिसाब से एक मतलब स्टेट है, तो उसके साथ में फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ये आपका विशेष नियम इसके साथ जुड़ा है, और आप इस चीज़ को जरा ध्यान रखना। फिर इसके साथ दिशा के साथ ही एक चीज़ और जुड़ी हुई है कि वैसे ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे हम कहते हैं द सन सेट्स इन द वेस्ट, दिशा के साथ आर्टिकल द आता है, हम लगाते हैं यहाँ पर दिशा के साथ द। अब लेकिन होता ये है कि इसका नियम ये है कि अगर दिशा के पहले प्रीपोजिशन आता है, नियम सुनना, अगर दिशा के पहले किसी डायरेक्शन के पहले प्रीपोजिशन आता है तो फिर उसके पहले आर्टिकल जरूर लगाया जाता है। लेकिन अगर दिशा के पहले प्रीपोजिशन नहीं आता तो फिर आर्टिकल भी नहीं आएगा। जैसे हम कहते हैं हिज हाउस फेसेस ईस्ट, अब देखिए इसकी जगह पर कोई आर्टिकल, वो कोई प्रीपोजिशन नहीं है। जब इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं है तो फिर यहाँ पर कोई आर्टिकल भी नहीं है। तो एक सिचुएशन ये होती है, पहली सिचुएशन बिल्कुल कॉमन देखी, दूसरी सिचुएशन आपने देखा कि किसी दिशा के साथ में उसकी जगह का नाम जुड़ा है, आर्टिकल नहीं आएगा, और तीसरी सिचुएशन ये है कि यहाँ पर जब इस तरह से आता है और अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो फिर आर्टिकल नहीं आएगा, और इसका मतलब ये है कि उसका घर पूर्व की ओर है। जैसे हम कहते हैं द टेम्पल, या फिर हम कहते हैं द दुर्गा टेम्पल, ठीक, और फेसेस, और फिर हम करते हैं वेस्ट, मतलब दुर्गा मंदिर पश्चिम की ओर है। फेसेस का मतलब हो गया कि उसका दरवाजा पश्चिम की ओर खुलता है, उसके घर का दरवाजा पूर्व की ओर खुलता है। तो फेसेस, फेस से बना है, फेस माने चेहरा, अर्थात उसका फ्रंट साइड,
वो सामने की ओर है, यानी पूर्व की ओर है, इसका फ्रंट साइड पश्चिम की ओर है। तो जब ये चीज आती तो इसमें अब प्रीपोजिशन नहीं आता, और प्रीपोजिशन नहीं आता तो आर्टिकल नहीं आता, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन आएगा द सन सेट्स इन, तो इन वेस्ट नहीं होगा, इन द वेस्ट होगा। इस पोजीशन के लिए यहाँ पर बताया गया है कि डायरेक्शन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए कभी ऐसा भी होता है कि इनका प्रयोग विशेष अर्थ में भी किया जाता है, द ईस्ट द वेस्ट। जब हम इनको करते हैं तो इसका मतलब होता है, जब द ईस्ट और द वेस्ट इस प्रकार से किया जाता है तो हो जाता है ईस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज, इसका मतलब हो जाता है वेस्टर्न कंट्रीज। जैसे हम ये कहते हैं कि ही हैज गॉन टू द वेस्ट, he has gone to the west to earn more and more money। तो इसका मतलब हो गया कि वह जो है अधिक से अधिक धन कमाने के लिए पश्चिमी देशों की ओर चला गया है। तो यहाँ पर टू द वेस्ट का मतलब पश्चिम दिशा की ओर चला गया, ऐसा नहीं है। टू द वेस्ट का मतलब है वेस्टर्न कंट्रीज की ओर चला गया। तो ये चीज देखिए, इसका भी आप प्रयोग ध्यान रखिए। लेकिन ये चीज आपके सेंटेंस से ही पता चलेगी कि जब आप, अब देखिए द ईस्ट और द वेस्ट तो यही भी होता है ना कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, लेकिन इनका अर्थ ईस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज भी होता है। लेकिन ये बात आपके एक्सप्रेस करने से, व्यक्त करने से, यह कहीं पर कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखा है जिसका अर्थ ईस्टर्न या वेस्टर्न कंट्रीज होता है, लेकिन इनसे ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज का सेंस जरूर होता है, तब इनके सामने आपका द लगता है। तो ये डायरेक्शन के बारे में था जो कि मैंने आपको बताया, और इसको आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए। इसके बाद लिखा है विद ऑल एंड बोथ। जब भी कभी ऑल एंड बोथ आते हैं तो इनके बाद द लगता है। जैसे हो जाता है ऑल द टीचर्स, जैसे हम कहते हैं बोथ द स्टूडेंट्स, इनका ये प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें कि ऑल द टीचर्स हैव कम, यानी सारे अध्यापक आ चुके हैं। जैसे हम कहते हैं बोथ द ब्रदर्स हैव गॉन टू मुंबई, मतलब इसका हो गया कि दोनों भाई मुंबई चले गए हैं, सारे अध्यापक आ चुके हैं। तो इस प्रकार से जब ये ऑल और बोथ इस तरह आते हैं तब यहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है। किस तरह आते हैं, मतलब जब वो एडजेक्टिव के रूप में आते हैं। यहाँ पर ऑल एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ द टीचर्स लिखा है, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करता हुआ ये ऑल है। इसी प्रकार से यहाँ पर द ब्रदर्स है और यहाँ पर बोथ दी ब्रदर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह है। अब ये पर जो होता है, जैसे जब कभी बोथ के साथ एंड आता है, ऑल की तो कोई बात नहीं है, जब कभी बोथ के साथ एंड आता है तो वो कंजंक्शन बन जाता है। ठीक है ना, गौर से सुनिएगा। ऑल और बोथ के साथ में आपका द आता है, लेकिन देख लिए जब वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है तब आता है। लेकिन जब बोथ एंड के साथ आता है तो वो फिर एडजेक्टिव नहीं, फिर वो बन जाता है कंजंक्शन। और जब ये कंजंक्शन बन जाता है तो उसके साथ द रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे हम ये कहते हैं बोथ यू एंड मी, बोथ यू एंड आई, ऐसे दोनों, तुम और मैं। जैसे हो जाता है बोथ मोहन एंड सोहन, आगे कुछ भी सेंटेंस, यानी दोनों, मोहन और सोहन, दोनों लोग, तुम और मैं। बोथ ही एंड यू, मतलब दोनों लोग, वह और तुम। मतलब इस प्रकार से जब ये बोथ और एंड लेकर आता है, बोथ और एंड लेकर आता है, तो फिर आपका उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं होता है कि बोथ द यू एंड मी ऐसे कर दो, या बोथ द मोहन या ऐसा कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हम ये कह दें कि यू हैव बॉट
यू हैव बॉट बोथ पेन एंड कॉपी, मतलब तुमने दोनों चीजें खरीद ली है, कॉपी और पेन। तो यू हैव बॉट बोथ पेन एंड कॉपी, बात समझ लो ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ जब बोथ एंड करके आएगा तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर कंजंक्शन नहीं है, एंड उसके साथ नहीं चल रहा है, तो फिर आर्टिकल उसमें लगता है। बिफोर सरनेम्स, सरनेम्स का मतलब होता है उपजाति। जब भी हम सरनेम्स का यूज करते हैं तो वहाँ पर आपका कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती जिसके साथ हमें द देना पड़ता है। मतलब क्या है कि जब आप ऐसे लिखते हो कि द नेहरूज, तो ऐसा लिखना, उससे क्या होता है, नेहरू परिवार के लोग, ऐसे। जैसे हम लिख दें द सक्सेनाज, तो हो गया सक्सेना परिवार के लोग। जैसे हम लिख दें द गांधीज, यानी गांधी परिवार के लोग। द गुप्ताज, यानी गुप्ता परिवार के लोग। जब हम ऐसे करके यहाँ पर, वैसे तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए शिव कुमार सक्सेना, तो वो सक्सेना पीछे सरनेम लगा है। जैसे महात्मा गांधी, गांधी सरनेम लगा है। जैसे सचिन कुमार गुप्ता, गुप्ता सरनेम लगा है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू सरनेम लगा है। लेकिन जब हम उनका पूरा नाम ना लेकर के जैसे नेहरू के आगे हम दा लगाते हैं, तो नेहरूज, सक्सेनाज, गांधीज, गुप्ताज। तो जैसे हम लिख देते हैं कि द नेहरूज वर ऑनरेबल, मतलब ये कि नेहरू परिवार के लोग सम्मानित थे। द सक्सेनाज आर रिच, मतलब ये कि सक्सेना परिवार के लोग अमीर है। ठीक इसी तरह से यहाँ किसी के साथ भी कोई चीज़ यहाँ हम लिख दें, तो जब हम सरनेम का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। एक ये भी द का प्रयोग है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है जो जो चीज़ बताई जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन एडजेक्टिव्स आर कनेक्टेड विद एंड, यानी वही पुराना नियम, जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ते हैं, जब दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों, तब की सिचुएशन देखिए। जैसे हम कह दें द रेड एंड येलो फ्लावर लुक्स ब्यूटीफुल। और ये नियम आप आर्टिकल ए में पढ़ चुके हो कि जब हम एक ही वस्तु को डिनोट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, तो आर्टिकल केवल पहले एडजेक्टिव के आगे आता है। यहाँ पर रेड है, यहाँ येलो है, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये दोनों एडजेक्टिव एंड के जरिए जुड़े हैं। बात समझ रहे हो ना, ये रेड एक एडजेक्टिव, येलो एडजेक्टिव, और ये दोनों एंड से जुड़े हैं। और जब हमारे पास एक ही वस्तु होती है तो आर्टिकल केवल पहले एडजेक्टिव के पहले आता है, तो आर्टिकल केवल पहले एडजेक्टिव के आगे आता है। और ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि ये केवल एक ही फूल है, और जब दो फूल होते हैं तो द रेड एंड द, फिर लिखते हैं द येलो फ्लावर, तब आपका हो जाता है लुक ब्यूटीफुल। मतलब बहुत ही ये सेंसिटिव रूल है, यानी जब द रेड हो गया और द येलो हो गया तो फूल अलग अलग हो गए, यानी दो हो गए। तो ऐसे में आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी, मतलब प्लूरल वर्ब आएगी, और ऐसे में आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ चूंकि एक ही फ्लावर है इसलिए लुक्स ब्यूटीफुल, यहाँ चूंकि दो फ्लावर हैं इसलिए लुक ब्यूटीफुल। लाल फूल और पीला फूल, ये दोनों फूल सुंदर दिखाई देते हैं। लाल पीला फूल सुंदर दिखाई देता है,
एक ही फूल है जो लाल है और पीला है, तो वो सुंदर दिखता है। यहाँ दो फूल है, एक लाल फूल है और एक पीला फूल है, जो दोनों सुंदर दिखाई देते हैं। इसी प्रकार का जैसे हो जाता है द प्रिंसिपल एंड मैनेजर हैज कम। अब यहां पर क्या है, प्रिंसिपल और मैनेजर, ये चीज आपने देखा, यहाँ एडजेक्टिव तो नहीं है लेकिन नाउन है यहाँ पर। और जो दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं और अगर व्यक्ति एक ही है तो फिर आपको पहले वाले आर्टिकल, पहले वाले नाउन के आगे केवल आर्टिकल लगाना है। और इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर जो एक प्रिंसिपल और मैनेजर है, यहाँ एक ही व्यक्ति है जो दोनों पदों पर है, वही व्यक्ति प्रिंसिपल है और वही व्यक्ति मैनेजर है। और अगर इसके साथ आपने आर्टिकल द लगा दिया तो फिर ये वर्ब आपकी गलत है, फिर होना चाहिए हैव, क्योंकि यहाँ पर दोनों पदों पर अलग अलग व्यक्ति, यहाँ प्रिंसिपल अलग हो गया, मैनेजर अलग हो गया। और ये चीज़ पिछले वीडियो में मैं ए आर्टिकल के यूज में मैं समझा चुका हूँ। और यहाँ पर आप ये चीज़ समझ भी सकते हो कि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और एक ही वस्तु हो तो केवल आर्टिकल आपका पहले वाले एडजेक्टिव में आएगा। और अगर वस्तुएं अलग अलग हैं, दोनों हैं, तो आप दोनों के साथ में आप द लगा देंगे। तो ये भी एक द का प्रयोग है जिसे आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है और इससे पहले पढ़ भी चुके हो। तो ये सामान्य सा नियम हो गया, बहुत ज़्यादा टफ नियम नहीं है, ज़्यादातर बच्चे इसको जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते वो अब जान जाएंगे। इसके बाद अब देखिए, बिफोर सम कंट्रीज एंड स्टेट्स, जब किसी कंट्री के साथ में रिपब्लिक या फिर किंगडम या फिर स्टेट्स, ठीक है, और या फिर वो प्लूरल सेंस में हो, ठीक, यानी बहुवचन के रूप में हो, तो फिर उसके आगे द लगता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना, यहां पर लगेगा। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, यहां पर द लगेगा। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जैसे द नीदरलैंड्स, जैसे द फिलीपींस। अब देखो, ये ऐसी चीजें नहीं है कि रोज आवे और रोज आपको कहीं ना कहीं आकर के परेशान करें। हाँ, लेकिन ये है कि रूल्स तो रूल्स होते हैं, वो अगर जो भी एक लाइन का अगर नियम भी होता है तो वो भी आपको जानना ज़रूरी है, वो भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, वो भी आपको कहीं ना कहीं बुक वगैरह में मिलेगा। तो देखिए, जब रिपब्लिक जुड़ा हो अर्थात ये द का प्रयोग होगा, किंगडम जुड़ा हो किसी कंट्री के साथ में द का प्रयोग किया जाएगा, स्टेट्स लगा हो तो द का प्रयोग किया जाएगा। अगर प्लूरल हो, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है नीदरलैंड्स, और जैसे फिलीपींस, जैसे कुछ माउंटेन्स होते हैं जैसे आल्प्स, कभी कभी आपने देखा होगा जैसे हिमालयाज लिखा होता है, द हिमालय लिखा है तब ठीक है, माउंटेन के हिसाब से लगा है, हिमालयाज लिखा है तब भी उसमें द ही लगता है। तो ऐसे करके ऐसी सिचुएशन में भी आपको द का प्रयोग करना है कंट्रीज। और जैसे देखा होगा पंजाब के साथ में भी द लगता है, आपने देखा होगा, वैसे किसी भी स्टेट या कंट्री के साथ द नहीं लगता। लेकिन जब इस तरह से होता है तो वहां पर द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए, और देखिए, तो यहां पर क्या है ना कि ये चीज बिफोर एडजेक्टिव, ये वाला पॉइंट छूट गया है, अभी मैं इसको बाद में ले लेता हूं। हाँ, तो द पंजाब, जैसे यहाँ पे लिखा हो, पंजाब के सामने भी द लगता है। अच्छा, इसका एक रीजन है, ये चूंकि होता है पंच धन आब करके बनाते हैं, चूंकि यहाँ पर ऐसा ही बताया जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा कि पंच धन आब तब बना जाकर के पंजाब। और पंच का मतलब होता है पांच और इसका मतलब होता है नदी, यानी 5 नदियां। तो 5 नदियों के नाम से ये बना हुआ है और नदी के नाम के आगे द लगता है। देखिए, ये फैक्ट मेरी जानकारी में लगभग सही है। और आपने देखा होगा द पंजाब लिखा जाता है, और ऐसा मैंने सुना है और पढ़ा भी है कहीं पर मेरी जानकारी में ये सही है, जो कि मेरा अपना लॉजिक है। और शायद तुमने भी इसकी जानकारी कहीं से कर रखी हो,
तो इसको प्रूव करिएगा और मिले कि हाँ ये सर सही है तो कमेंट करके बताइए, ताकि मेरी सिक्योरिटी और बढ़ जाए। तो मैं अपने आइडिया से आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर पंचधन आप करके पंजाब 5 नदियाँ, आप माने नदी, पंच माने 5 नदी जहाँ है उसको पंजाब कहते हैं। तो वहाँ चूंकि नदी का नाम से इसका नाम बढ़ गया है, तो नदियों के नाम के आगे द लगाया जाता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे द लगा है। अब देखिए इसका अगर कहीं डिस्क्रिप्शन मिले या इस विषय में तुमने पढ़ रखा हो या सुन रखा हो कि इसके आगे द क्यों लगता है, और अगर ये मेरी बात सही है तो आप बताइए कि सर सही है, और अगर ये लगे कि कहीं डाउटफुल है तो जो मुझे ज़रूर अवेयर कराइए कि नहीं ये, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें डाउटफुल होती हैं और टीचर के पास भी होती, लेकिन मैंने अपना तरीका बता दिया जिस तरह से सोच करके मैं इसके सामने द मानता हूँ। बाकी तुम उसको अपना देख लीजिए और देखने के बाद मुझे इन्फॉर्म जरूर करिए, कमेंट के माध्यम से मुझको बताइए कि सर ये सही है, और अगर गलत है तो क्यों, और सही कैसे होगा ये बताना है। हालांकि ये पॉइंट मैं पूरा निपटा देता हूँ, इसके बाद ये ले लेता हूँ, ये छूट गया बीच में। तो विद सेम, जब भी सेम आता है तो सेम के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं दीज आर द सेम बुक्स, दीज आर द सेम बुक्स, और फिर कर देते हैं दैट यू वांट, ऐसे भी कर देते हैं, और कह देते हैं माई पेन इज द सेम एज योर्स। ठीक है, तो ऐसे करके ये चीज आ जाती है। तो माई पेन इज द, तो जब सेम आता है तो उसके पहले यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यह नॉर्मल यूज है, ज़्यादातर सभी बच्चे इसको जानते होंगे, फिर भी मैंने इसको ले लिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला पॉइंट छूट गया था। एडजेक्टिव्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है, और जब एडजेक्टिव्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है तो वो पूरे वर्ग या समुदाय को व्यक्त करता है। जैसे रिच एडजेक्टिव है, लेकिन हमने अगर द लगा दिया तो इसका मतलब हो गया अमीर लोग, अमीर लोग। यहां पर अगर आपने द लगा दिया तो इसका मतलब हो गया गरीब लोग। और ऐसे जितने भी एडजेक्टिव्स होंगे उनके सामने अगर द लगाते हो, जैसे द ब्रेव, ब्रेव माने बहादुर, लेकिन द ब्रेव कर दिया तो हो गया बहादुर लोग। ये द का स्पेशल यूज है। जैसे हम कह दें द यंग एंड द ओल्ड, ऐसे। फिर कॉमा लगा दें, फिर कर दें द मेल एंड द फीमेल, फिर हम कर दें एंड द रिच एंड द पुअर, द रिच एंड द पुअर, और फिर हम कर दें सपोर्टेड गांधी जी, ये कर दिया। तो यहां पर हो गया, मतलब चाहे वो युवा लोग हों या वृद्ध लोग हों, मतलब मेल हो या फीमेल हो, अमीर हो या गरीब हो, तो युवा लोग हों या वृद्ध लोग हों, मतलब जो मेल अर्थात पुरुष वर्ग हो या फिर महिला वर्ग हो। इसके बाद अमीर लोग हों या गरीब लोग हों, सबने गांधी जी का समर्थन किया। तो ऐसे करके जब हम किसी एडजेक्टिव के आगे द लगाते, जब हम किसी एडजेक्टिव के आगे द लगाते, जब हम किसी इस तरह से एडजेक्टिव के आगे द, एडजेक्टिव के आगे द, एडजेक्टिव के आगे द, एडजेक्टिव के आगे द लगाते हैं, तो वो फिर एडजेक्टिव नहीं होता, फिर वो बहुवचन अर्थ में नाउन बन जाता है। फिर वो संज्ञा का काम करेगा जो बहुवचन भाव में लिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब उसके आगे एडजेक्टिव लग जाएगा, द लग जाएगा, तो वो फिर पूरे समुदाय या वर्ग को जो है व्यक्त करता है, डिनोट करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ छूट गई थी और ये मैंने आपको बता दी, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वीडियो को क्रमशः, जैसे मैं हर हाल में एक दिन या किसी भी वजह से बीच में अगर ब्रेक हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हर हाल में
मैं वीडियोस बना करके ज़रूर डालता हूँ, और आप नहीं जानते होंगे कि इस समय कितना वक्त हो रहा होगा। दूसरी बात, ये कितने बजे अपलोड होगा और आपको कितने बजे मिल जाएगा। आप सो के नहीं जाग पाते होंगे, तब तक आपके मोबाइल में पहुंच जाता होगा। तो सोचो कि मैं ये कैसे करता हूँ कि दिन में अलग मेहनत करता हूँ, इसके बाद तो मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए करता हूँ कि तुम्हारी एक कंटिन्यूटी, एक रेगुलरिटी बनी रहे। और अगर उसको आप नहीं देख रहे हैं तो फिर उसमें ये होगा कि फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं, उनके कमेंट भी ढेर सारे आते हैं और बहुत सारे बच्चे उसको सीखते हैं, उसका लाभ भी उठाते हैं। तो खैर, जो अपना लाभ उठाना चाहेगा वो ज़रूर देखेगा, जो समझना चाहेगा वो ज़रूर देखेगा। भाई देखिए, मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे पास डिजिटल नहीं है। हाँ, ये था कि पहले छोटा सा था, अब बड़ा सा बोर्ड हो गया है, और हो सकता है मान लीजिए ऊपर वाले का आशीर्वाद हुआ, उसकी कृपा हुई तो कल डिजिटल भी हो जाएगा। लेकिन डिजिटल में जानते हो क्या होता है? डिजिटल में ऑलरेडी फीडेड होता है, सब कुछ फीड है, उसमें मेरी मेहनत नहीं होगी, उसमें तो सुनने और समझने वालों की मेहनत होती है। इसमें तो ये है कि मैं कम से कम, मुझे जो लिखने का नशा है, मुझे जो बोलने का नशा है, जो समझाने का नशा है, उसमें तो मेरा इसी में पूरा होता है। और जब तक मेरा खुद का पेन नहीं चलता, खुद की बात और खुद के शब्द नहीं निकलते, तब तक मुझको तो मज़ा नहीं आता। डिजिटल हो भी जाए लेकिन मुझे उसमें कुछ खास नहीं लगता, उसमें सब फीड है, आपने एक्सरसाइज रख दी, इसके बाद सब उसमें से ऑप्शन ऑलरेडी पहले से हैं, और आप उसी में केवल ऐसे करके बता दें कि ये लिखा और इसमें ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेल्फ सर्विस है, सब कुछ अपने यहाँ से निकलता है और यहाँ ही पे समझाया जाता है। तो इसमें मुझे अब मजा आता, और ये मेरी शुरू की आदत है कि जब तक मैं खुद मेहनत नहीं करता बोर्ड पर, तब तक मुझको कोई मजा उसमें आता नहीं है। मतलब थोड़ा सा बनावटी पढ़ाई में मुझको कोई आनंद मिलता नहीं है, इसलिए मैं अपने ढंग का पढ़ाता हूँ। और इसमें भी किसी को इंटरेस्ट नहीं आता तो कृपया वो डिजिटल बोर्ड का इंतजार करें। जब भी मान लीजिए साल, 2 साल, 1.5 साल में हो जाए तो उसका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। अभी तो उनका स्वागत है जो इस समय इंटरेस्टेड हैं और मेरी मेहनत को समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं कि नहीं हमारे लिए ये यूजफुल है और काफ़ी जो है बेनिफिशियल है, और हमारे करियर के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए, हमारे कंपटीशन के लिए। और कंपटीशन भी यही है और एकेडमिक भी यही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस लेकर चलता है तो अब मैं उसके लिए कुछ कह नहीं सकता। बाकी देखिए, सारे बच्चों के लिए बढ़िया आशीर्वाद है, शुभ आशीर्वाद है, और कामना करता हूँ कि सारे बच्चे अपने जीवन पथ पर अग्रसर हों और आगे बढ़ें, ईश्वर उन पर कृपा करे और खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान देते रहें, परिश्रम करते रहें। और सभी को जो है आशीर्वाद है, और जय हिंद।